वेलकम स्टूडेंट। आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं EMI। देखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ओके, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को आप बोल सकते हैं कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बोल सकते हैं वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है बार बार, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे। जैसे कि ये एक रूम है, रूम में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो क्रॉस का साइन होता है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ जा रही है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा होगा कि देखिए यहाँ पर तो इस रीजन में इतने पार्ट में इसमें इस रीजन में इस जगह पे है 3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में है 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, और इस रीजन में है 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जगह के हिसाब से चेंज हो रही है। इतने पोर्शन में कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है, इस वाले में अलग मिल रही है, और ये लास्ट वाले में भी अलग मिल रही है। तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड हो गई है? डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जगह के हिसाब से चेंज हो रही है, जगह के हिसाब से यानी कि पोजीशन के हिसाब से, और पोजीशन को हम x से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ x यानी कि पोजीशन। अगर पोजीशन चेंज हो गई है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगी। इस पोजीशन पे कुछ अलग मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाली पे अलग मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ देखिए, ये रूम है, इसमें जैसे इन्वर्टेड ले लेते हैं, इसमें भी इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इस रीजन में, इस रीजन में और इस रीजन में, इन तीनों में ही 2 टेस्ला, फॉर एग्जांपल के लिए 2 टेस्ला लिया है, तो इन तीनों में ही 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें भी और इसमें भी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जगह के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, इस जगह को देखेंगे तब भी 2 टेस्ला है, इस पोर्शन को देखेंगे तब भी 2 टेस्ला, इस वाले पोर्शन में भी 2 टेस्ला। उसमें क्या था, चेंज हो रही थी, इसमें कुछ और है, इस रीजन में कुछ और, इस वाली जगह पे कुछ और है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज विथ द पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होती। उसको हम कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और जो पोजीशन के हिसाब से चेंज हो जाए उसको हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए, जैसे कि
टाइम के हिसाब से भी हम देख सकते हैं। जैसे ये एक रूम है, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला। तो टाइम जब 0 था, 0 मिनट पे हमने जब नोटिस किया तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। उसके बाद 5 मिनट बाद देखा t = 5 मिनट, तब भी 2 टेस्ला ही थी मैग्नेटिक फील्ड। जब टाइम हो गया 10 मिनट, तब भी मैग्नेटिक फील्ड 2 टेस्ला रही। उसके बाद जब टाइम हो गया है 17 मिनट, तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2 टेस्ला है। अब यहाँ पर ऐसे नहीं देखेंगे कि यहाँ पर तो 5 का गैप हो गया है, यहाँ पर भी 5 का गैप हो गया और यहाँ पर 7 मिनट का गैप हो गया, तो टाइम चेंज हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो हम टाइम के हिसाब से देखो कंसिडर नहीं करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे टाइम हो गया है हमारे पास 20 मिनट, 20 मिनट पे ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई है इंक्रीज होके, फॉर एग्जांपल 5 टेस्ला हो गई 20 मिनट पे, ठीक है, 20 मिनट पे 5 टेस्ला हो गई है। 0 से लेके 17 मिनट तक तो थी 2 टेस्ला, उसके बाद जब 20 मिनट हो गई तब 5 टेस्ला हो गई। तो आप क्या इसको बोलेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म है? तो इसको हम नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 5 टेस्ला है ये पूरे जो पूरा रूम है उसके अंदर पूरे में ही 5 टेस्ला होगी। इस वाले पार्ट को देखेंगे इसमें भी 5 टेस्ला मिलेगी हमको, इसमें देखेंगे इसमें भी 5 टेस्ला मिलेगी, इस वाले पार्ट में देखेंगे तब भी 5 टेस्ला मिलेगी। जगह के हिसाब से अगर चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड तभी हम उसको बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अगर टाइम के हिसाब से अगर चेंज हुई है, अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो गई तो इससे हमें ये पता रहेगा कि ये पूरे मतलब सारे पार्ट में ही एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है। इस वाले कोने में भी सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहाँ पर भी, यहाँ पर, हर जगह मतलब, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। इस वाले पार्ट में कुछ और है, इस वाले में कुछ और है, इसमें कुछ और है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इनमें क्या अंतर है? आप इसको नोट करो। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देती हूँ। जो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो पोजीशन के हिसाब से चेंज करेगी, ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और यहाँ पर क्या है कि पूरे रूम में ही बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर टाइम चेंज भी हो रहा है, टाइम चेंज के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो उसमें जो मैग्नेटिक की फील्ड है वो पूरे रूम की ही चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पर पहले 2 टेस्ला है, यहाँ पर भी 2 टेस्ला है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड हो गई है 5 टेस्ला, तो यहाँ पर भी 5 टेस्ला ही होगी और यहाँ पर भी 5 टेस्ला ही होगी, ठीक है, कांस्टेंट रहेगी हर जगह पे। तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इसमें हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो इसको आप नोट करो। फिर हम देखते हैं डेफिनेशन मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले तो ये देखो, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, आपने मैग्नेट के साथ आपने बचपन में खेला ही होगा। हॉर्स शू मैग्नेट होते हैं, बार मैग्नेट होते हैं, एक ऐसे शेप के मैग्नेट आते हैं, उससे हम खेलना करते हैं बचपन में, ठीक है। तो ये बार मैग्नेट है, यहाँ पर साउथ पोल इसका और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। इसको नीचे ले देती हूँ मैं, बार मैग्नेट। तो जो नॉर्थ पोल है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है ऐसे, और ये सारी घूम के कहाँ चली जाती है, साउथ पोल में। साउथ पोल में ऐसे एंटर करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
ठीक है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल में आके एंटर करेंगी। ठीक, आउटसाइड क्या है, आउटसाइड डायरेक्शन देखिए, आउटसाइड बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ में, नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और इनसाइड मैग्नेट देखो, इनसाइड मैग्नेट यहाँ से निकल गए तो यहाँ पर आ गई साउथ की तरफ। ठीक है, साउथ से फिर नॉर्थ में जाएंगी। ठीक है, ये बार मैग्नेट के अंदर कैसे जा रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो इनसाइड मैग्नेट हो जाएगा डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। और ऐसे ही ये एक लूप है हमारे पास, ठीक है, सर्कुलर लूप है, जैसे एक तार है। ठीक है, तार को हमने क्या किया है, ऐसे मरोड़ के ऐसे गोल बना के उसको ही हम बोलते हैं सर्कुलर लूप अंग्रेजी में। यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख दिया, यहाँ पर नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं ये। ठीक है, क्रॉस कर रही हैं इसको। ये जो सरफेस है, ये मैग्नेटिक, ये जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैग्नेट है हमारे पास और ये क्या है, सर्कुलर लूप है। ठीक, ये मेरा जो हाथ है ना, ये सर्कुलर लूप है और ये है मैग्नेट है। यहाँ से जो नॉर्थ पोल है, यहाँ से निकलेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस लूप में क्रॉस करेंगी और बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी उस सरफेस को, उसी को हम कहते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। और आपको पता है जैसे ये एक सर्कल है, सर्कुलर लूप है, ये एक सर्कुलर लूप, और इसका जो एरिया डायरेक्शन होगा, ये प्लेन होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया का वेक्टर होता है। ठीक है, एरिया वेक्टर ये है, एरिया वेक्टर, ये सरफेस है, इसका सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है फाई, फाई से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक, फाई है ये, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया, बी है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, और एस है यहाँ पर, एस सरफेस एरिया, या फिर आप इसको लिखिए अफेक्टिव सरफेस एरिया। यहाँ से हमें एक डेफिनेशन और मिल जाएगी, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो होता है द इंटीग्रल एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो इंटीग्रेशन होता है उसी को हम बोलते हैं फाई। फाई यानी कि
मैग्नेटिक फ्लक्स। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला तो हो गया है और आपको पता चल गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। ये एक लूप है हमारे पास, सर्कुलर लूप। इससे जितने ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी, ठीक है, इतने, देखो यहाँ पर जैसे ये एक लूप है और ये दूसरा लूप है। अब देखिए इस वाले लूप में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रही हैं, इसमें क्या है, कम है। तो इस वाली लूप का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कम होगा और इस वाली का ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा फ्लक्स, कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो कम फ्लक्स है। अब देखिए दो कंडीशन होती है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा होता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, यानी कि कोई नंबर दे रखा है आपको, जैसे 5 टेस्ला है, क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको कांस्टेंट में। तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू बी एस कॉस थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, एस क्या है, इफेक्टिव सरफेस एरिया, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा एरिया को, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ जो एंगल बनेगा उसको नोटिस करना है, और इस वाले फॉर्मूले में हम रख देंगे तो यहाँ से आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में देखिए इसमें है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। ये फॉर्मूला लगाएंगे जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड गिवन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि बी इज इक्वल टू बी नॉट एक्स, ठीक है, या फिर बी नॉट एक्स स्क्वायर से वेरी कर रही है। बी नॉट क्या है, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। स्टार्टिंग में जब हमने देखी थी तो मैग्नेटिक फील्ड थी बी नॉट। उसके बाद हम 1 मीटर चले, जैसे एक रूम है, रूम में 1 मीटर चले हम, 1 मीटर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बी नॉट, एक्स की जगह रख देंगे हम 1 मीटर, ठीक है, या फिर आप 2 मीटर ले लो, ठीक है, 2 मीटर, 2 मीटर ले लिया, यह आ जाएगी 4 बी नॉट। यानी कि स्टार्टिंग में तो थी बी नॉट, उसके बाद जब हम 2 मीटर चले अपने रूम में तो हो गई है मैग्नेटिक फील्ड 4 बी नॉट, चेंज हो गई ना। यहाँ पर अलग है, 2 मीटर पे कुछ अलग मिल रही है हमको मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम 3 मीटर चलेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 बी नॉट आ जाएगा। तो ऐसे चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे जब वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगी, और अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और थीटा तो पता ही आपको, मैग्नेटिक फील्ड और अफेक्टिव सरफेस एरिया के बीच का एंगल लेते हैं हम। तो इसको नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम, उससे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है बी एस कॉस थीटा, या फिर आप बी ए कॉस थीटा भी देखा होगा आपने किसी बुक में,
ए यानी कि एरिया होता है, उसको एस लिखो या फिर ए लिखो, ठीक है। सो बी एस कॉस थीटा है, मैं इसको बी ए कॉस थीटा ही लिखती हूँ, ठीक है, बी ए कॉस थीटा। देन जो कॉस थीटा है उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, ये यूनिट लेस है। बी ए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो यूनिट होती है वो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की, और एरिया की मीटर स्क्वायर। तो फाई की वैल्यू जो यूनिट है वो आ गई है टेस्ला मीटर स्क्वायर। टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं वेबर। वेबर को हम शॉर्ट में लिख देते हैं डब्ल्यू और स्मॉल वी, यानी कि 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बात हो गई है एसआई यूनिट की, ये है एसआई यूनिट। अब सीजीएस यूनिट भी बात कर लेते हैं। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है फॉर्मूला, ठीक। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिट होगी गॉस, और एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इस यूनिट को हम कह देते हैं मैक्सवेल, यानी कि 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई है सीजीएस यूनिट, और ये है एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में भी कुछ रिलेशन होगा, तो इसको देखिए 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 4 गॉस। तो यहाँ पर 1 टेस्ला की जगह लिखेंगे 10 की पावर 4 गॉस, और मीटर स्क्वायर ये जो यूनिट होगी सीजीएस में उसको जब कन्वर्ट करेंगे 1 मीटर स्क्वायर, देखिए 1 मीटर तो होता है 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यानी कि 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 1 वेबर के बराबर है। अब देखो 1 ये गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर किसके बराबर है, मैक्सवेल के, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख देंगे मैक्सवेल 10 की पावर 8 1 वेबर, यानी कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। तो जो वेबर है वो बड़ी यूनिट है, मैक्सवेल छोटी यूनिट है, ठीक है। ये छोटी यूनिट है और ये बड़ी यूनिट है। तो इसे अब नोट करो, फिर 1-2 क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, ये एक फिगर है, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर, और इन तीनों में ही हमको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, हर एक में मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ए है एरिया, ठीक है, तीनों का एरिया ए है, और मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो इसको आप सॉल्व करो पहले, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। कर लिया होगा आपने, तो अब इसको टैली करो कि सही है या फिर गलत है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अब देखो ये यहाँ पर सिर्फ बी बता रखा है, भाई बी मैग्नेटिक फील्ड है,
अगर वेरिएबल होती, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती तो वो एक्स भी कुछ टर्म लिखा रहता, ठीक है, पोजीशन का टर्म लिखा होता। यहाँ पर तो ऐसा कोई टर्म है नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर जो है ये थीटा है, बी ए कॉस थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड है बी, एरिया है हमारे पास ए और थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। एरिया क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। ये जो सर्कल है ये ओवल शेप में नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ओवल शेप में नहीं है। ये जब अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप को अगर हम ऐसे रखेंगे, सीधा रखेंगे, तो हमें जब ऐसे दूर से देखेंगे तो हमें ऐसे ओवल शेप में ही दिखाई देगी ना, तो वो वाला शेप बना रखा है इधर, ठीक है, ये ऐसे सीधी रखी है। तो इसका प्लेन ऐसे है, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगा इसका ऐसे परपेंडिकुलर आएगा ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर है, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है। जैसे ये है एरिया वेक्टर और ये रेड है मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया ना। तो यहाँ आप लिखना बी ए कॉस 0 डिग्री और बी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1, बी ए इंटू 1, तो फाई क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है, ये इसका आंसर है। सेकंड में देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी क्रॉस कर रही है सर्कुलर लूप को। तो यहाँ पर वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी है, कांस्टेंट, तो फॉर्मूला लगेगा बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है बी, एरिया है ए और थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लेना है हमको। एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ, ठीक, यहाँ पर भी ऐसे ऊपर की तरफ होगा। ये पूरा कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है, ये पूरा है 90 डिग्री एंगल। ये थीटा पे मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई थीटा पे। ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये पूरा है 90 डिग्री, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 में से थीटा हटा देंगे, ये 90 में से थीटा हटाए तो कितना एंगल बच गया ना, तो इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा। तो अब आपको क्वाड्रेंट वाला याद है, आपको ऐसे बनाते थे हम, एड शुगर टू कॉफ़ी, याद ही होगा। 90 माइनस थीटा, ये 90 होता है, 90 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और यहाँ पर सभी जो भी फंक्शन होंगे वो सब कैसे होते हैं, ऑल, ऑल यानी कि सब पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ आप लिखना बी ए, साइन और कॉस बदलते हैं एक दूसरे में, कॉस बदल जाएगा साइन में और पॉजिटिव रहेगा क्योंकि सारे पॉजिटिव होते हैं, और 90 है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू बी ए साइन थीटा, ये आंसर आ गया इसका। इसमें देखो अब एरिया वेक्टर है ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो एंगल क्या बन गया इन दोनों के बीच में, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री का। फॉर्मूला लगा दो, यहाँ पर भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, मैग्नेटिक फील्ड बी, एरिया ए, कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, 0, तो फाई यानी कि फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। ये तो आपको वैसे भी दिख ही रहा है, मैंने आपको फ्लक्स क्या बताया था कि जो एरिया होता है उसको क्रॉस करके ऐसे आर पार करके ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो जानी चाहिए, ठीक है, ऐसे क्रॉस करने चाहिए, आर पार होनी चाहिए ये, लेकिन यहाँ पर ये आर पार थोड़ी हो रही है, ऐसे है, ये सीधा है सर्कुलर लूप, इसके ऐसे बिल्कुल प्लेन से ऐसे से जा रही है सारी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्रॉस तो कर ही नहीं रही है, आर पार तो एक भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं जा रही है।
अब देखो ये आर पार नहीं जा रही, ठीक है, ये जो मैंने बनाई है ना ये बीच वाली, ये आर पार नहीं जा रही, आर पार यानी कि बिल्कुल ऐसे चीरते हुए जाना चाहिए। ये तो हमको ऐसे दिख रही है कि सीधी जा रही है, तो ये आर पार नहीं है, आर पार यानी कि ऐसे बिल्कुल क्रॉस करके जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, क्रॉस नहीं कर रही तो फ्लक्स जीरो आ जाएगा। ये फॉर्मूले से भी आ गया, ये आप वैसे भी बता सकते थे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इसको समझाने के लिए देखो पहले ये x और y, ये प्लेन में एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, एक लूप है y और z प्लेन में, ठीक। जैसे ये z एक्सिस हो जाएगी ना, परपेंडिकुलर होती है सारी, ये x y और ये z। इसको देखो मैं ऐसे बाहर तो बना नहीं सकती, तो इसको बनाने के लिए थोड़ा ऐसे टेढ़ा बना दिया जाता है कि भाई ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये एक्स वाई में प्लेन में हो गया ये लूप, एक होगा ऐसे, ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे रखिए एक, और तीसरी रखी है ऐसे, सीधी रखी है ऐसे। और हमें बता रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म्स में ऐसे गिवन है, और हमें इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है हर एक एरिया से, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में निकालना है, ठीक है। तो पहला देखिए फाई 1। अब यहाँ देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पर एक्स का जो कोई टर्म लिखा नहीं है, एक्स या फिर वाई जेड कुछ भी, मतलब पोजीशन के बारे में तो बता नहीं रखा हमको इसमें। तो ये कैसी मैग्नेटिक फील्ड है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है, ऐसा लगाएंगे ना फॉर्मूला। तो और कॉस थीटा कैसे आता है, डॉट प्रोडक्ट में आता है, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, ऐसे, ठीक। तो पहला देखिए, पहला लूप ये है फाई 1, बी क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी नॉट आई कैप प्लस 2 बी नॉट जे कैप प्लस 3 बी नॉट के कैप, ये तो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया क्या है, फर्स्ट वाली का एरिया है A1 डॉट A1, ठीक। अब देखिए जो A1 है, एरिया A1 तो ऐसे परपेंडिकुलर होगा, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए के कैप, आई कैप हम लिखते हैं एक्स के लिए, जे कैप लिखते हैं वाई के लिए, और के कैप लिखते हैं जेड एक्सिस के लिए, राइट। तो यहाँ पर एरिया जेड एक्सिस में है, ऐसे है ना परपेंडिकुलर, तो जेड एक्सिस के लिए हम के कैप लिख दिया। अब देखो ये जो आई कैप डॉट के कैप जो होता है ये ज़ीरो होगा, आई कैप और जे कैप ये भी ज़ीरो होगा, मतलब अलग अलग आई जे, ठीक है, के जे के ऐसे कुछ भी होता है, इन सबको ज़ीरो लेते हैं। और अगर दोनों सेम है, आई डॉट आई उसको लेंगे 1, जे डॉट जे इसको लेते हैं 1, के डॉट के इसको भी 1 लेते हैं, और बाकी सारे जो होते हैं आई डॉट जे हो गया, आई डॉट के, ठीक है, अलग अलग है तो वो सब ज़ीरो आता है उनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहले तो मैं ये वाला समझा देती हूँ, फर्स्ट वाले एरिया का, यहाँ लिखो आप बी नॉट ए, ठीक है, ये सारा सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक, उसके बाद ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर आ जाएगा बी नॉट ए और आई कैप और जे कैप, आई कैप जे कैप डॉट प्रोडक्ट में है, प्लस यहाँ पर 2 बी नॉट और ये ए, यहाँ पर क्या है जे कैप और के कैप है, प्लस लिखेंगे
नेक्स्ट है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3b0 a और यहाँ पर है k कैप डॉट k कैप। अब देखो सेम वाले ही वन प्रोडक्ट देंगे और सारे जो अलग अलग हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे। ये और ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा ज़ीरो। ये दोनों क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा टर्म हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ देखो ये वाला टर्म k डॉट के हो जाएगा 1 और ये 3b0 a आ जाएगा। मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 1 क्या आ जाएगा 3b0 a। ठीक है, पहले एरिया में है फ्लक्स 3b0 a, सेकेंड में देखो आप phi 2, ये वाला है सेकेंड, इसमें y और z के साथ ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे है लूप, ऐसे बना रहे हैं तो जो इसका वो होगा एरिया वेक्टर है वो x एक्सिस में आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे प्लेन है इसका तो परपेंडिकुलर कैसे होगा, ऐसे होगा ना परपेंडिकुलर। तो एरिया जो है इसका, जो एरिया है वो क्या होगा a2 i कैप, x में हम i कैप लेते हैं। ठीक है, एरिया हो गया है a2 i कैप, यानी कि i कैप के साथ ही जब मल्टीप्लाई होगा तब 1 आएगा प्रोडक्ट और i कैप j कैप जब मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा, ये k वाला भी 0 आ जाएगा। तो j और k को हम नहीं लेंगे, एरिया i कैप में है तो जो i कैप यानी कि x, जो x एक्सिस है उसकी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा b क्या है i कैप में b0 और एरिया है a2, ये a1 था इधर। तो सेकेंड लूप में फ्लक्स है b0 a2। अब देखिए तीसरे की बारी है phi 3, तीसरे लूप ऐसे है, ऐसे है तीसरा लूप और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर यानी कि y एक्सिस में, y एक्सिस के लिए हम क्या लेंगे j कैप लेते हैं, j कैप लेंगे एरिया के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड का i कैप हटा देंगे, भूल जाएंगे इसको भूल जाएंगे, सिर्फ इस वाले पे फोकस करेंगे। ये और a3 j कैप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, phi 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 2b0। ठीक है, और एरिया है a3, तो ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स तीसरे वाले में। आपको समझ में आया या फिर इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार कर लेते हैं, एक बार मैं इसको रिपीट। तो देखो जो पहले वाला है इसका प्लेन है ऐसे सीधा, ठीक है, ये ऐसे प्लेन सीधा है तो इसका परपेंडिकुलर में, प्लेन के परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। ठीक है, जेड एक्सिस में आ रहा है, जेड एक्सिस में आ रहा है यानी कि एरिया कैसा होगा, यहाँ पर के कैप लिखना पड़ेगा। एरिया अगर के कैप में है तो हम मैग्नेटिक फील्ड वाला में जो के कैप वाला है इसको ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, एरिया के कैप में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी के कैप की कंसिडर करेंगे। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड लूप, इसमें देखो ऐसे है हमारा लूप, इसके परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा और एरिया वेक्टर कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस में आ रहा है, एक्स एक्सिस में आ रहा है तो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एक्स एक्सिस ये है b0 i कैप। ठीक है, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इन सब को नेग्लेक्ट करेंगे और i डॉट i होता है 1। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लूप ऐसे है और इसका एरिया वेक्टर आ जाएगा ऐसे परपेंडिकुलर, यानी कि y एक्सिस में है एरिया, इसका एरिया वेक्टर अगर y एक्सिस में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी हम y एक्सिस के लेंगे। ठीक है, एरिया हो गया है a3 j कैप और y एक्सिस की मैग्नेटिक फील्ड को हम कंसिडर करके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, यानी कि x वाले टर्म को और z वाले टर्म को भूल जाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ गया होगा अब तक तो समझिए, नहीं भी आया हो तो आप बताना मुझे, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी फिर से।
अब देखो ये अगला सवाल है। ये हमारे पास एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क से एक वायर हमने ऐसे पास करा दिया है और उसमें करंट दौड़ रहा है I, ठीक है। तो इसने पूछा है क्वेश्चन, फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क ड्यू टू वायर। फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स। फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क ड्यू टू वायर। वायर की वजह से जो डिस्क में फ्लक्स आएगा उसको हमें बताना है। अब देखो जो वायर है, जैसे ये वायर है, ठीक है। ये जो थंब होता है उसको हम रखेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है तो हम ऊपर की तरफ थंब को रखेंगे, और इस जो हाथ हमारी उंगली, इनको हम ऐसे टर्न कर देंगे, ठीक है। ऐसे टर्न कर देंगे, यानी कि ऊपर की तरफ अगर करंट जा रहा है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ऐसे, ठीक है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये डिस्क से ऊपर ऊपर, ये जैसे ये डिस्क है हमारी, ठीक है। ये हो गया है वायर, वायर में करंट ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। ये डिस्क है, ये वायर है, करंट ऊपर जा रहा है, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, इस करंट को हम, जो थंब है ये करंट के डायरेक्शन में रखेंगे ऊपर की तरफ, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। देखिए ये है डिस्क, ये करंट, ठीक, और ये ऊपर ऐसे ऐसे हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। ये जो डिस्क है उसको ऐसे आर पार करके तो गई नहीं है, और ऐसे ये ऊपर ऊपर है, प्लेन में ही है, ठीक है, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस्ड डिस्क so magnetic flux is 0, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको। ये हमारे पास डिस्क है, ये वायर ऊपर जा रहा है, करंट भी ऊपर जा रहा है इसमें, और अगर हम ऐसे जब अपने फिंगर को टर्न करते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे यहाँ पर ही ऐसे घूम रही है, ठीक है। ऐसे सीधे ऊपर, ऐसे आर पार नहीं गई। अगर आर पार जाती तो हमें पता होता कि यहाँ पर कुछ फ्लक्स आएगा, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पार ही नहीं हुई है तो फ्लक्स ही नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्लक्स कैसा है, 0 है, फाई इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारे पास पहला सवाल। अगला सवाल देखो, यहाँ पर ये है बहुत बड़ा वायर था, उसको हमने एक बड़े से सर्कल में कन्वर्ट कर दिया है, और बीच में एक छोटा सा स्क्वायर भी रख दिया है, ठीक है। ये जो हमने जैसे बहुत बड़ा वायर था, बहुत ही बड़ा वायर, तो इससे हमने एक सर्कल बनाया, ऐसे एक सर्कुलर एक लूप बनाया है, उसके n नंबर ऑफ टर्न्स है। टर्न्स यानी कि ऐसे जैसे लपेट देते हैं ना, ऐसे आपने रस्सी लपेटी होगी कभी, ऐसे लपेट देते हैं तो बहुत सारे, ये जो लपेटते हैं तो ऐसे हो जाती है ना रस्सी, इनको ही हम बोलते हैं टर्न्स, ठीक है। ये टर्न्स हो गए हैं, n1 टर्न्स है। इसके बीच में छोटा सा एक स्क्वायर रख दिया, स्क्वायर के भी ऐसे टर्न्स हैं, ठीक है। उसमें n2 टर्न्स है। देखो बहुत बड़ा, अगर मतलब ये जो रेडियस है ना बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इतना बड़ा रेडियस है, तो ये जो स्क्वायर है ये बिल्कुल ही एक, मतलब ये तो मैंने आपको ऑब्जर्व जाके आपको दिखे हुए कि हाँ यहाँ पर एक स्क्वायर है, इसलिए मैंने ऐसे बना दिया है। नहीं तो ऐसे ये एक पूरा सर्कल है, और ऐसे छोटा सा ऐसे बिंदी सा दिखेगा हमको ये स्क्वायर, तो हम इसको क्या मानेंगे कि भाई ये सेंटर में है बिल्कुल, ठीक है। तो जो सर्कुलर लूप होता है उसके बीच में सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट n I अपॉन
2r, ठीक है। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। और ये जो सर्कुलर लूप है ये इतना बड़ा है, ये जो स्क्वायर है ये बहुत ही छोटा सा है, सेंटर के जैसा दिखेगा हमको। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यही मिलेगी। और यहाँ पर इस सर्कुलर लूप में हमें बताना है कि फ्लक्स क्या है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर पे फ्लक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बी क्या है, ये जो सेंटर पे, ये तो इसका सेंटर है ना, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसको हम यहाँ लिखेंगे। बी हो गया है म्यू नॉट, और सर्कुलर लूप का टर्म्स कितना है n1, तो यहाँ पर n1 लिखेंगे, म्यू नॉट n1 आई है यहाँ पर ये जो इसमें करंट फ्लो करता है, और 2r रेडियस हो गया। ये तो हो गई है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात। एरिया किसका लेंगे, एरिया ऐसा नहीं कि सर्कुलर लूप का एरिया लेंगे, हम यहाँ पर सेंटर पे निकाल रहे हैं ना फ्लक्स, तो इस वाले स्क्वायर में तो हम स्क्वायर का ही एरिया लेंगे। स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर हम लिख देंगे। और इसमें टर्म्स कितने हैं सर, इसमें स्क्वायर में n2 टर्म्स हैं, तो n2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट n1 n2 आई अपॉन 2r ए स्क्वायर। ये आ जाएगा यहाँ पर इस सर्कुलर लूप में फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स थ्रू सर्कुलर लूप, सॉरी स्क्वायर लूप। इसको फिर से रिपीट कर दो एक बार। देखो ये बहुत बड़ा एक वायर था, उसको हमने ऐसे लपेट लपेट के एक सर्कल बनाया, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके बीच में हमने एक छोटा सा स्क्वायर रख दिया है, उसके n2 टर्म्स है, बीचों बीच रखा है। ये सर्कल इतना बड़ा है कि ये जो स्क्वायर है ये बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये सेंटर में ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्क्वायर में हमें बताना है कि फ्लक्स क्या है। तो यहाँ पर हम इस सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाए तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि यहाँ पर फ्लक्स क्या है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता है हमको और एरिया भी पता है, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, फाई इज इक्वल टू बी ए। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, इस सर्कल की वजह से, इस सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सेंटर पे, उसको ही हम लेंगे कि भाई यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एरिया आपको पता है ए स्क्वायर, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर जो सर्कुलर लूप है इसका कितने टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एरिया होता है, एरिया अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसका साइड ए है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर दो लूप है, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर। अगर तीन लूप है, यानी कि 3 बार ऐसे 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 कर रखा है, ठीक है, 3 बार ऐसे मरोड़ रखा है वायर को, यानी कि 3 टर्न्स हो गए। 3 टर्न्स के लिए 3a2 लिख देंगे। और हमें ये नहीं पता कि कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स हैं, n2 टर्न्स हैं, ठीक है, तो n2 टर्न्स के लिए हम लिख देंगे n2a स्क्वायर। ये एरिया हो गया है, ठीक है, ये एरिया हो गया। और ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा फ्लक्स। एक देखो फ्लक्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, फ्लक्स निकालने के लिए हमें एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एरिया चाहिए, बस उससे हमें फ्लक्स मिल जाएगा। और आप ये भी सोचोगे कि यहाँ पर तो cos थीटा तो लिया नहीं है, तो देखो ये जो सर्कुलर लूप होता है, फॉर एग्जांपल से आई यहाँ पर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब हम इसको आई ऊपर की तरफ जा रही है और हम इसको ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है, टर्न करेंगे यानी कि इस साइड हमें सेंटर पे निकालना है, ठीक है, इस फिंगर को हम रखेंगे सेंटर की तरफ, जहाँ पर हमें निकालना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ किधर है,
थंब को रखेंगे डायरेक्शन की साइड में, करंट के डायरेक्शन की साइड में, तो ये थंब ऊपर रखा और ये हाथ, ये जो सेंटर है यहाँ पर रखा, तो ये जो पाम है ये बाहर की तरफ दिख रहा है हमें, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। और ये स्क्वायर जो है इसका प्लेन में देखो, प्लेन ऐसे है ये स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, तो देखो एरिया भी बाहर की तरफ है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, तो दोनों अगर बाहर की तरफ होंगे तो उनके बीच में एंगल क्या बन जाएगा, 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आप लिखना भी चाहो तो चलो लिख ही लो, कॉस 0 डिग्री है तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो गया। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकाल ली थी हमने और एक एरिया निकाल लिया था, ठीक है। सो देखो अगला सवाल है, दी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 4 × 10⁻⁵ वेबर पर मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil of area 2 meter square and having 10 turns whose plane is normal to the magnetic field will be। तो यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻⁵ एंड एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर, टर्न्स है हमारे पास यानी कि n 10 है, ठीक है, ऐसे लूप है ये, और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं। whose plane is normal to the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है और प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो एरिया क्या होगा, ऐसे इस साइड या एरिया आएगा, ये एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच में एंगल क्या बन गया है, 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 0 है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। यहाँ देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू गिवन है, यानी कि ये एक्स के टर्म्स में तो गिवन नहीं है आपको, वैल्यू गिवन है यानी कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के लिए तो यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁵ इंटू एरिया है 2 मीटर एंड टर्न्स है हमारे पास, टर्न्स भी लेते हैं ना, तो यहाँ लिख दो फाई इज इक्वल टू n BA cos थीटा, तो टर्न्स है हमारे पास 10, मैग्नेटिक फील्ड हो गई 4 × 10⁻⁵, एरिया हो गया है 2 मीटर एंड 2 मीटर स्क्वायर यानी एरिया, और cos 0 डिग्री होता है 1, तो इसको आप सॉल्व कर लो, अब यह आ जाएगा 8 × 10⁻⁴ 5, और यहाँ पर यूनिट होती है वेबर। तो करेक्ट आंसर देखो कौन सा है, डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं बस क्वेश्चन, तो इसको नोट करो, फिर अगला सवाल देखेंगे। देखो ये सवाल है हमारे पास, स्क्वायर फ्रेम ABCD ऑफ साइड A इज शोन, an infinite long current carrying wire is placed as shown, then compare flux from 4 equal parts of the square frame। हमारे पास ये स्क्वायर दे रखा है, इसकी जो साइड है वो A है, यहाँ पर ये बहुत लंबा यानी कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, बहुत लंबा एक वायर है जो जिससे ऐसे करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो करंट के डायरेक्शन में हम अपना थंब रखेंगे और अपने जो फिंगर्स है उसको ऐसे सीधा करेंगे, ठीक है। जो हमारा पाम है, ये जो पार्ट होता है ये देखो कहाँ पर है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उनकी जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रही है, ऐसे क्रॉस साइन आ जाएगा। अब देखो आपको पता है जैसे कुछ भी है सोर्स है, जैसे आप बार मैग्नेट ही मान लो, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है। स्टार्टिंग में देखो यहाँ तो जब पास पास रहते हैं, यहाँ पर जैसे मैग्नेट है यहाँ पर पास में रहेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यानी कि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहाँ से दूर आ जाए
ठीक है। जैसे यहाँ पर बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं ये बार मैग्नेट को, जैसे ये है, ठीक है, ये बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है ऊपर, ठीक है, यहाँ से भी आ रही है ऐसे। अब देखो ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ये बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्पैक्ट होंगी, ठीक है, डेंस होगी, गहरी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। अगर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर ज़्यादा होगी। यहाँ देखो अब 1 2 3 ऐसे दूर दूर हो गई है मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज़्यादा हम अपने बार मैग्नेट से दूर जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही है तो जितना दूर जाएंगे वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो जाएगी। तो सेम यहाँ पर भी है, ये करंट है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ इस साइड हमें जैसे निकालना है, ठीक है, इस साइड हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो करंट ऊपर गया, ऐसे किया, और जो पाम है वो बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जा रही है, अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड। और पास में जितने पास मैग्नेटिक फील्ड रहेंगी वो ज़्यादा डेंस होंगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। जितना इस वायर से हम दूर जाएंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो फर्स्ट और थर्ड इन दोनों में तो सेम मैग्नेटिक फील्ड होंगी, ठीक है। अगर सेम मैग्नेटिक फील्ड है, अब देखिए फ्लक्स होता है B × A, ठीक है, एरिया भी सेम है, तो φ1 यानी कि फर्स्ट वाले का फ्लक्स, फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का फ्लक्स सेम होगा। अब यहाँ देखो ये दोनों भी एक साथ ही हैं, यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा। यहाँ पर जितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पर फोर्थ वाले में भी उतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि यहाँ पर सेम पोजीशन पे रखे हैं। तो φ2 इज इक्वल टू φ4। इन दोनों का एरिया सेम है, सेकंड और फोर्थ का, और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर सेम ही होगी, इन दोनों का सेम हो गया। लेकिन इन दोनों में हम कैसे कंपेयर करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी क्योंकि ये वायर के पास है, ये दूर है वायर से, देखो ये ज़्यादा दूर है, ये पास है, पास वाले के पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, दूर वाले के पास कम मैग्नेटिक फील्ड। तो जिसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसके पास ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। ये तो मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी वहीं पर ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। तो फर्स्ट और थर्ड वाले में ज़्यादा फ्लक्स होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और फोर्थ में। फर्स्ट और थर्ड के पास ज़्यादा है, तो देखो फर्स्ट और थर्ड के पास ये दोनों इक्वल रहेंगे, और इन दोनों के पास सेकेंड और फोर्थ वाले से ज़्यादा होगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा B, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में। अब हम देखो 11th और 12th का जो सिलेबस है उन दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, थैंक यू।